हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी टेट लेवल सेकंड के लिए है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है तो यूपी टेट एग्जाम में पेपर सेकंड में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। 61 क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कराया जाएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है तो कराए जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन यानी 61 नंबर क्वेश्चन है। पेपर में 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, 61 नंबर का क्वेश्चन ये है कि राजा शूद्रक के प्रधान आमत्य का नाम था। तो राजा शूद्रक के प्रधान आमत्य का नाम इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार पालित। राजा शूद्रक के प्रधान आमत्य का नाम था कुमार पालित, यानी आमत्य का मतलब होता है मंत्री। आमत्य का क्या मतलब होता है? मंत्री। तो क्वेश्चन में कहा गया है राजा शूद्रक के प्रधान आमत्य का क्या नाम था? तो कुमार पालित था। अब थोड़ा व्याख्या देख लीजिएगा कि राजा शूद्र के प्रधान आमत्य कुमार पालित थे और इनका वर्णन कादम्बरी में मिलता है। कादम्बरी जो है तो एक मतलब कि कृत है, काव्य विधा है। तो देखिएगा कि कादम्बरी में मिलता है, और कादम्बरी जो है तो बाणभट्ट द्वारा कृत काव्य विधा की दृष्टि से एक कथा है। किसके द्वारा कृत की गई है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा कृत काव्य विधा है। उसके बाद देखिएगा कि कादम्बरी को आख्यापिका भी कहा जाता है। मान लीजिए कादम्बरी का दूसरा नाम पूछा जाएगा तो कादम्बरी को हम क्या कहते हैं? आख्यापिका भी कहते हैं। और राजा शूद्रक के तीनों जन्मों की कथा का वर्णन इस ग्रंथ तथा काव्य में मिलता है। किसमें? तो कादम्बरी में। अब देखिए, वैशंपायन राजा शूद्रक का मित्र था। वैशंपायन कौन था? तो राजा शूद्रक का मित्र था। तथा पुंडरीक जो है तो वैशंपायन के पूर्व जन्म का नाम था। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि कुमार पालित राजा शूद्रक के ही मंत्री अमात्य थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि काव्यादर्श के रचयिता हैं। तो काव्यादर्श के रचयिता का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है भास, बी है भारव, सी है शूद्रक तथा डी है दंडी। तो काव्यादर्श के रचयिता का नाम देखिएगा क्या है। तो काव्यादर्श के रचयिता का नाम जो है दंडी है। दंडी की प्रसिद्ध कृत का नाम काव्यादर्श है। अब भारव की कृति जो है तो उत्तर रामचरितम है, जिसमें राम का चरित्र दृष्टिगोचर किया गया है। और शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के रचयिता हैं। अब भास, तो भास कवि ने प्रतिज्ञा योगंध रायण की रचनाकार हैं। किसके रचनाकार हैं भास? तो ये हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण के रचनाकार। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि देखिएगा कि काव्यादर्श के रचयिता कौन है? तो काव्यादर्श के रचयिता हैं दांडी, यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। तो उत्तर रामचरितम में पूछा गया है कि किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि महाभारत कालीन। उसके बाद बी है पुराण कालीन, सी वाला ऑप्शन है रामायण कालीन तथा डी है कालिदास कालीन। तो देखिए उत्तर रामचरितम के समाज और संस्कृति में, तो उत्तर रामचरितम में जो है समाज और संस्कृति का वर्णन, इसमें रामायण कालीन जो है पवित्र ग्रंथ है। उत्तर रामचरितम जो है तो एक पवित्र ग्रंथ है जो कि उत्तर रामचरितम में रामायण ग्रंथ में वर्णित समाज का वर्णन भवभूति द्वारा किया गया है। और उस समय के अंग प्रत्यंग सहित चित्र दर्पण की तरह भवभूति ने अपने नाटक ग्रंथ में वर्णित किए हैं। और उत्तर रामचरितम 7 अंगों का नाटक ग्रंथ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि उत्तर रामचरितम पूछा गया है कि उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। तो उत्तर रामचरितम में रामायण कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है। अब भवभूत की रचना आपसे पूछा गया है कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए भवभूत की रचना नहीं है ये पूछा गया है, तो नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम जो है तो ये भवभूत की रचना नहीं है। अब देखिए कि महाकाव्य भवभूत की प्रसिद्ध 3 नाटक हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा मालती माधवम।
अब देखिए, जबकि नैषधीय चरितम जो है तो श्रीहर्ष का 22 सर्गों का महाकाव्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। तो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रदत्त गीता का उपदेश पूछा गया है कि महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म पर्व में। देखिए कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश तो महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है, तथा स्त्री पर्व में शोकाकुल स्त्रियों का विलाप वर्णन, विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास तथा शांति पर्व में युधिष्ठिर के मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीष्म पर्व में। बाकी और पर्व में पूछा जाए कि स्त्री पर्व में किस चीज़ का वर्णन है, तो शोकाकुल स्त्रियों के विलाप का वर्णन है, यानी रोने धोने का वर्णन है। विराट पर्व में पूछा जाता है तो पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन है। उसके बाद शांति पर्व में, तो शांति पर्व में युधिष्ठिर के मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर, इसका वर्णन है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि अविमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है। अविमार्कम नाटक के प्रणेता का नाम पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कालिदास, उसके बाद बी है श्रीहर्ष, सी है भास तथा डी है शूद्रक। तो अविमार्कम नाटक के प्रणेता जो हैं तो वो महाकवि भास है, यानी सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महाकवि भास के प्रसिद्ध 13 नाटकों में अविमार्कम भी एक नाटक है। और नाटक देख लीजिएगा कि कालिदास का कौन सा नाटक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। श्रीहर्ष का जो है तो श्रीहर्ष का नाटक है नैषधीय चरितम, जो कि एक महाकाव्य है। और शूद्रक का तो मृच्छकटिकम, जो कि प्रकरण ग्रंथ है। सो इसमें पूछा गया है कि अविमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता है भास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया। तो 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन पूछा गया है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि भूषण भट्ट, उसके बाद बी है दंडी, सी है सुबंध तथा डी है बाण भट्ट। तो 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन पूछा गया है कि किसने दिया। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन दंडी के 10 कुमार चरितम में किया गया है। अब देखिए भूषण भट्ट की रचना तो कादम्बरी उत्तरार्ध है। उसके बाद सुबंधु की रचना पूछा जाएगा, तो इसकी रचना है वासवदत्ता। तथा बाण भट्ट की रचना, तो बाण भट्ट की रचना जो है कादम्बरी है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो देखिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है तो वो 14 है, जिनमें देखिएगा कि ये सारे सूत्र दिए गए हैं और वर्ण सूत्रांत में एक ही बार आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से वर्ण सूत्रांत में 2 बार कौन प्रयोग हुआ है, तो ड़ा जो है तो ये 2 बार प्रयोग हुआ है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है। तो मंगलाचरण के प्रकारों में पूछा गया है कि कौन सा एक नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपासनात्मक जो है तो ये मंगलाचरण के प्रकारों में से एक नहीं है, यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मंगलाचरण के 3 ही प्रकार होते हैं। पहला है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, दूसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तथा तीसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और उपासनात्मक मंगलाचरण होता ही नहीं है। तो मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा नहीं है, तो उपासनात्मक जो है ये प्रकारों में से नहीं होगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कौन सा वर्ण नहीं है, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी रा जो है तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं है। सो डी वाला ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
तो शुद्ध वाक्य का चयन है आसनम अधितिष्ठति। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आसनम अधितिष्ठति जो है तो ये शुद्ध वाक्य है। अधि शीर्षता सा कर्म सूत्र से आसनम में द्वितीय विभक्ति हुई है तथा सी स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उन क्रियाओं के आधार पर ही कर्म संज्ञा होती है। अतः आसनम अधितिष्ठति में आसनम आधार की कर्म संज्ञा हुई है। अतः यही वाक्य जो होगा तो शुद्ध वाक्य होगा। सो डी वाला ऑप्शन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि षड्वती पद संख्या बोधक है। तो षड्वती पद जो है कौन सा संख्या बोधक शब्द है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 यानी 96। षष्ठी 60 को कहते हैं। एकोन सप्तति या नौ षष्ठी तो इसको कहते हैं 69 को तथा 60 सप्तति तो 76 को 60 सप्तति कहते हैं। लेकिन षड्वती का पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 यानी 96। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि चिराद शब्द दोतक है। तो चिराद शब्द दोतक पूछा गया है, किसका दोतक है? तो चिराद शब्द जो है ये समय का दोतक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जठाभि यति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो जटाभि यति जो है इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इत्थम भूत लक्षणे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इत्थम भूत लक्षणे। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अस्वस्था में समास है। तो अस्वस्था में समास जो है तत्पुरुष समास है। तो ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए उपसर्गों की संख्या मानी गई है, यानी उपसर्ग जो है कितने माने गए हैं? तो देखिए मुख्य रूप से उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। सो डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा वयम सह न्यूसामः यहाँ स्थित स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है, यानी वयम डॉट सह न्यूसामः। तो यहाँ पे जो है आनंदेन, वयम आनंदेन सह न्यूसामः, वयम आनंदेन सह न्यूसामः, सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्त होगी। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला है कि पंचगमनम में पद में समास है। तो देखिए पंचगमनम पद में कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो पंचगमनम पद में अव्ययी भाव समास है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो देखिए महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्मधारा है। महान सा असौ कवि इति कर्मधाराया। बहुव्रीहि का उदाहरण पीताम्बर, तत्पुरुष का उदाहरण संकुलाखंड या राजपुरुष तथा अव्ययी भाव का है अधिहरि। तो महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो कर्मधाराय समास होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन है कि रामेण बाणेन हतो बाली में करण है। तो रामेण बाणेन हतो बाली वाक्य में बाण करण राम जो है तो कर्ता वाली कर्म तथा हत हन क्रियापद है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि रामेण बाणेन हतो बाली में करण जो है तो वो बाण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भीत्रार्थाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है। तो भीत्रार्थाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य जो होगा तो रक्षमा पापात, यानी ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर का होता है उत्साह, श्रृंगार का होता है रति तथा करुण का होता है शोक। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखिए केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है। तो केवल वैदिक संस्कृत में पूछा गया है कि प्रयुक्त होने वाला लकार जो है तो वैदिक संस्कृत में केवल लेट लकार का प्रयोग होता है। शेष सभी संस्कृत लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं यथा लिंग लंग लंग आदि है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि धा धातु में त्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द क्या बनेगा। तो बताइए भाई कि धा धातु में त्वा प्रत्यय का योग होकर कौन सा शब्द बनेगा।
तो देखिए कि धा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग होकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा हित्वा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनता है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेव माना। बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए उच्च प्राथमिक शिक्षण पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछा गया है। तो छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, ये जो है तो ये नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। तो पहले नियम बताकर उदाहरण जो दिया जाता है तो निगमन शिक्षण विधि में दिया जाता है। निगमन शिक्षण विधि में क्या होता है कि पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, और आगमन में पूछा जाएगा तो आगमन में पहले उदाहरण दिया जाएगा, बाद में नियम बताया जाएगा। तो पहले नियम बताकर उदाहरण तो ये दिया जाता है निगमन शिक्षण विधि में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। यानी छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए एक शिक्षक को किस तरह की सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर का। देखिए कि शिक्षण कार्य में हमेशा शिक्षक को उच्चारण अभ्यास कराते समय टेप रिकॉर्डर, शाश्वत वाचन, पुनरावृत्ति इत्यादि विधियों से शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए तथा शिक्षण सफल तभी होता है जब शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेप रिकॉर्डर का। अब 89 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य जो है तो छात्र को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये नहीं है। यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि छात्रों की परीक्षा प्रणाली तो ये कैसे उपयुक्त होती है। तो लिखित एवं मौखिक दोनों तरीके से। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर की गई छात्रों की जो परीक्षा प्रणाली होती है वह मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होती है। कारण यह है कि प्राथमिक स्तर में केवल लिखित शिक्षा प्रणाली हो सकती है और परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली कुछ विकसित होने लगती है, इसलिए इस स्तर पर परीक्षा प्रणाली लिखित और मौखिक दोनों उपयुक्त होती है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।